तो है गाइस, कैसे हुआ आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर चैप्टर नंबर 384 में आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड में हम लोग लॉर्ड्स के पावर्स के बारे में तो नहीं देखेंगे, बल्कि इस एपिसोड में हम लोग ह्यूमन एंसेस्टर्स की पावर को देखेंगे। और यहाँ पर पूरा का पूरा एपिसोड ही लड़ाई के मंजर से घिरा हुआ होगा और लास्ट में कुछ ऐसी एक्साइटमेंट होगी जो कि आपको कल वाली एपिसोड के लिए इंतज़ार कराना और भी जारी करवा देगा। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स लॉर्ड्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लॉर्ड्स को पता चल गया था कि उनके साथ जो फाइट होने वाली है वो बहुत भयंकर वाली होने वाली है और 8 लॉर्ड्स बड़े ही कामली इंतजार करने लगते हैं। अब यहाँ पे वो ही जानते थे कि इनमें से जो 9 सॉवरीज हैं इन ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस में, उनमें चूसी ह्यूमन एंसेस्टर और ह्यूमन एंसेस्टर जिसका नाम जी मू सी कॉन्ग होता है वो स्पेस एंड टाइम में आते थे और ये दोनों इमॉर्टैलिटी के लिए रैंक किया करते थे। लेकिन ये अपने इमॉर्टैलिटी के लिए फेमस तो थे, लेकिन इसी वजह से इनकी जो अटैकिंग कैपेबिलिटी थी, ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज थी, वो मिड से लोअर लेवल में आया करती थी। मतलब वो खतरा पोजेस करती ही नहीं थी। वहीं पे 9 सॉवरीज के अंदर 7 सॉवरीज बचे तो वो काफ़ी खतरनाक थे, मतलब बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थे। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि 8 लॉर्ड पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके थे और फाइनली क्या थे कि वो आ चुके हैं। अब जितने भी इन्फिनाइट इन स्पेस में एंसेस्टर लेवल्स के बेंग्स थे या फिर लॉर्ड्स लेवल के बेंग्स थे, वो सभी दूर से देख रहे होते हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड क्लास लेवल वाले इनको देखने के लिए आए तो हो सकता है कि वो शॉक वेव से ही मारे जाए, उनका बचने का कोई चांस है ही नहीं। दिखाया जाता कि उसी वक्त बूम, चूसी ह्यूमन एंसेस्टर जो कि अपने आप को गोला बनाकर वहां पे ऐसे ही कामली खड़ा रखा था, वो एकदम से इरप्ट होना शुरू हो जाता है। चारों तरफ उसकी लाइट इवॉल्व होने लगती, चारों तरफ उसकी लाइटें बिछने लगती, चारों तरफ वो फैलने लग जाती हैं और उसी वक्त 35 ह्यूमन एंसेस्टर्स भी उन लाइट के डोमेन के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं। प्रीवियसली जितने भी हिडन ह्यूमन एंसेस्टर्स थे वो सभी अपने आप को सामने ले आते हैं और अभी के फिलहाल उन सब की संख्या 105 ह्यूमन एंसेस्टर जितनी हो चुकी थी। 73 पहले थे जिसमें से 3 मारे गए थे और 35 अभी आ चुके थे। 105 ह्यूमन एंसेस्टर्स लॉर्ड्स के सामने आकर खड़े हो चुके होते हैं और यहाँ पर बताया जाता है कि कुछ ऐसे और भी नए नवेले ह्यूमन एंसेस्टर्स थे। जैसे लू फेंग नया नवेला है, कुछ ही दिन पहले जन्मा है लेकिन वो फाइट करने के लिए आ गया, वैसे ही ह्यूमन एंसेस्टर्स के अंदर में कुछ नए नवेले ह्यूमन एंसेस्टर पैदा ले चुकी थी, लेकिन वो अभी के फिलहाल नहीं आते क्योंकि उन्हें डर था कि अभी नए नवेले हम जन्म लिए हैं, जाएंगे तो हमें बच्चे की तरह मारकर ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से और भी कई सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स थे जैसे कुछ इंजर हो चुके थे तो वो अभी रेस्ट ले रहे होते हैं। और फिलहाल में 9 सॉवरेन्स के द्वारा इन सबको लीड करके इन सबको लाया गया है तो टोटल 105 हो चुके थे। अब इसी के साथ वो सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स आते ही कहते हैं कि प्रैक्टिस में लॉर्ड्स को चलो डिस्ट्रॉय कर दो, इन सबको खत्म कर दो। अब इस टाइम जितने भी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के बंदे थे उन्होंने पहले से ही प्लान बना लिया था कि वहां पे जाते ही पूरी तरह से अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय करना है। जैसे ही वो गैदर होते उसी वक्त वो ऑल आउट बैटल करके अटैक कर दे ताकि उन सबको कोई चांस मिल ही ना सके। उन सबके पास हाईएस्ट पावर्स थी जिनके अंदर 105 ह्यूमन एंसेस्टर एक साथ कोऑर्डिनेट करके अपने 8 प्रैक्टिशनर्स लॉर्ड्स पे पूरी तरह से भरमार कर देते हैं अटैक्स की। वहां पे समझ लो तो उन पे बारिश होना शुरू हो जाती है और उनकी जो कंबाइंड स्ट्रेंथ सभी लू फेंग और बाकी के लॉर्ड्स पे बरसना शुरू लगती हैं। लेकिन इसी के साथ लू फेंग और बाकी के 8 लॉर्ड्स अपने डोमेन्स के साथ और युवान के फॉर्मेशंस के साथ अपनी पूरी ताकत से उन सब के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं और तभी कुछ डीले के बाद वहाँ पे एनलेस टेरिफाइंग अटैक्स अपने लॉर्ड वुलान और लॉर्ड लू फेंग पे अटैक्स होने लग जाते हैं, वो बरसना शुरू हो जाती हैं। फॉर्मेशंस और डोमेन्स की वजह से वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है, लेकिन फिर भी उतने सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स एक साथ अटैक कर रहे थे तो ये पावर्स काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होती हैं। और सभी दोनों की डिफेंसिव फॉर्मेशन जिसको कि लू फेंग और लॉर्ड वुलान संभाल रहे थे उस पर बरसना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो पावर बरसती हैं, इस पावर्स को देखकर जो 4
4 लॉर्ड्स होते हैं, जिन, मोमैन, मिंग हुआंग और नाइगू, उन सभी के चेहरे पीले पड़ जाते हैं क्योंकि ये पावर्स कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग होता है, कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होता है। ह्यूमन एंसेस्टर्स लगभग 100 की तादाद में थे, तो उनके पास एब्सोल्यूट पावर्स थी, और यहाँ पे जब तक किसी के पास मॉन्स्ट्रस स्ट्रॉन्ग सर्वाइविंग कैपेबिलिटीज ना हो वो बच ही नहीं सकता। मान लो कि यहाँ पे कोई वीक लॉर्ड होता, इतने पावरफुल अटैक से वो कुछ ही देर में ढेर हो जाता, अकेले बचने की बात ही नहीं थी जब तक कि उसके पास मतलब अपने लू फेंग जैसी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज और चू सी जियान जैसे एंचेस्टर जैसे डिफेंसिव कैपेबिलिटीज ना हो। उनकी मेन कॉम्बैट इसके लिए कोई भी चांस रखती नहीं कि वो इस फोर्स को सह सके, और युवान और जिंगमैंग सिर्फ इस अटैक्स को सह सकते थे। उन सभी लॉर्ड्स के अंदर मतलब 4 लॉर्ड्स वो नहीं सह सकते थे इस टेरिफाइंग पावर हाउस को। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो सारी कलेक्टिव क्लेस उनसे बरसना शुरू हो जाते हैं, वो सभी डॉज करना शुरू करते हैं, और बाकी के लॉर्ड्स वहाँ पे उसको डॉज नहीं करते हैं। मतलब कि वो तो लू फेंग पे बरसने वाला था, बम 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 हर जगह तबाही होने लगती है। लू फेंग और लॉर्ड वुलान को ऐसा महसूस होता है जैसे उन पे इतनी बरसात की गई है कि वो उस बरसात के नीचे ही दब कर मर सकते हैं। बारिश के नीचे खड़े हो तो कुछ ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो आपके चेहरे पे चोट लगना शुरू हो जाती है, तो वैसे ही अपने लू फेंग और बाकी के वुलान सभी पे बरस रही होती है तो उनको भी उतनी ही जोर से चोटें लग रही होती हैं। भले ही हमें वो बारिश की पानी घायल नहीं करती हूँ, लेकिन अपने लू फेंग पे जो अटैक्स बरस रहे थे वो किसी बारिश की बूंदों से बरस रहे थे, लेकिन वो उसको घायल करते जा रहे होते, उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे होती हैं। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड वुलान जोर जोर से हंसने लगता है और सारे अटैक्स को लू फेंग के बजाय वो खुद पे सहते हुए कहता है कि हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। उसकी मैसिव बॉडी वो फैलना शुरू हो जाती है। वो ह्यूमन मटेरियल डॉल से बनी हुई थी, तो वो अपने इन सारे डेंजरस सिचुएशंस के अंदर इस कंटिन्यूअस अटैक को सस्टेन कर सकते थे, और ये अभी इन इंजरीज के बारे में केयर भी नहीं करता क्योंकि यहाँ पे सभी लॉर्ड्स को पागल होकर ही फाइट करना पड़ेगा तभी वो जीत पाएंगे। जिसके साथ ह्यूमन एंसेस्टर्स को दिखाया जाता है जो कि डेलिबरेटली लॉर्ड वुलान को अवॉइड करते, वो जानबूझकर लॉर्ड वुलान को अवॉइड करते हैं ताकि वो लू फेंग पर अटैक कर सके, और कहते कि चलो लू फेंग को टारगेट बनाओ। अब यहाँ पे वो इसलिए करते क्योंकि वो जानते थे कि लू फेंग नया नवेला बनता है तो उसको मारना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्योंकि उसको बैटल के इतने एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन उन्हें क्या पता लू फेंग इस लेवल तक पहुंचने के लिए कितने कत्ल कर चुका है, मतलब कितने बैटल कर चुका है। कत्ल कहना थोड़ा सा बुरी चीज़ें हो जाएंगी। जिसके साथ यहाँ पे अटैक्स होने लगती हैं। आधे तो वो अपने लॉर्ड वुलान पर अटैक करते हैं, वहीं पे बाकी के आधे लू फेंग पे बरसना शुरू हो जाते हैं। काउंटलेस सुप्रीम टैप फोर्सेस उसके बॉडीज को इरोड करने लगते, डिस्ट्रॉय करने लगते, उसके बॉडी को खाने लग जाती हैं। लू फेंग को महसूस होता कि ये प्रेशर बहुत ज़्यादा इंटेंस है उसके लिए भी। वो उसका पहला दफ़ा था कि वो पहली बार इतनी ज़्यादा फोर्स को सहा है। यहाँ पे राइटर्स ने तो लू फेंग को एक डिफेंसिव एक दीवार बना के रख दी है। लू फेंग को तुम यहाँ पे अपने लॉर्ड जिंगमेंग या फिर किसी और लॉर्ड वुलान जैसा होना चाहिए जो कि घुस कर मारता है, लॉर्ड नाइगू जैसा होना चाहिए था, लेकिन लू फेंग को तो यहाँ पे एक दीवार बना के खड़ा कर दिया गया है। लेकिन वो तो हम कल वाली एपिसोड्स में देखेंगे कैसे लू फेंग दीवार के साथ उन सबको डिस्ट्रॉयर भी करता है, मतलब डिस्ट्रॉय तो बनेगा ही। जिसके साथ लू फेंग उन प्रेशर्स को तो महसूस कर पाता था। लू फेंग की जो प्रोटेक्टिव एनर्जी बैरियर्स थी वो रिपीटेडली टूट रही थी, उसको पियर्स हो रही थी, लेकिन उसकी जो 1.8 बिलियन ऑरिजिन कोर्स थी वो उन सारे फोर्स को, उन सारे बैरियर्स को रिकवर करने लगती हैं और सभी को फिर से रीजनरेट करना शुरू करती हैं। लू फेंग की बॉडी के अंदर कई सारे वॉन्ड्स नज़र आने लगते हैं, उसके अंदर से तो ब्लड भी निकलना शुरू हो जाती है, उसकी इंजरीज काफ़ी ज़्यादा बुरी होने लगती है। लेकिन लू फेंग की फिजिकल कंडीशंस के अंदर उसकी 1.8 बिलियन ऑरिजिन कोर्स मौजूद थी जो उसके 10 पोर्शंस को कवर करती जा रही होती हैं। भले ही लू फेंग की अभी फ्लेश काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, लेकिन उसकी जो वाइटैलिटी होती है जो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग थी तो वो उसको पलक झपकते ही हील कर दे रही होती हैं। और यहाँ पे इतने सारे ऑरिजिन कोर्स की वजह से लू फेंग की जो फिजिकल कंडीशंस थी वो लिमिट्स के अंदर थी कि वो उन सारे अटैक्स को अभी सह सकता है। लू फेंग को ये सेंस होता है कि जो इस बार अटैक से उसकी जो एनर्जी कंज्यूम्स हो रही है वो लगभग 5% एनर्जी रिजर्व पर ब्रेथ में हो रही है। मतलब पहली दफ़ा जब लू फेंग 73 ह्यूमन एंसेस्टर से बैटल किया था तो उस वक्त सिर्फ 1% एनर्जी पर ब्रेथ जा रही थी, लेकिन एकदम से यहाँ पे 105
सिर्फ 35 ही बढ़े थे। उसकी वजह से लू फेंग की जो एनर्जी कंजप्शन से वो 5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पहले 1% अब 5% हो चुकी होती है, जो कि काफ़ी बड़ा गैप होता है। और लू फेंग ये जान चुका था कि एनिमीज के एक साथ आने की वजह से उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन जब तक उनकी अटैक अपने लू फेंग के थ्रेश होल्ड के अंदर ही होगी तो लू फेंग की मेन कॉम्बैट सैटर नहीं होगी। लेकिन एक बार लू फेंग की एनर्जी रिप्लेनिश से ऊपर चली जाएगी अटैकिंग की पावर, तो लू फेंग की क्लोन भी एक टाइम पे आकर सैटर हो ही जाएगी, चाहे वो कितना ही रिकवर करने की कोशिश क्यों न करें। लू फेंग एक ब्रेथ में 10% रिकवर कर सकता है। तो सोचो, अगर अटैक्स उसकी एनर्जी को 11% खपत करना शुरू कर दिया, फिर 10.001% भी, तो एक पॉइंट पे आकर लू फेंग की क्लोन तबाह हो ही जाएगी। लू फेंग भी इस चीज़ को नहीं रोक सकता है, जिसके साथ यहाँ पे ह्यूमन एंसेस्टर्स को दिखाया जाता है, जो कि 9 सॉवरेन्स थे। वो यार इस बात को जानकर हैरान हो जाते हैं कि लू फेंग अभी भी होल्ड ऑन कर रहा है, और वो अंदर ही अंदर शॉक हो जाते कि ये बंदा हमारी कंबाइंड पावर्स को होल्ड कैसे कर रहा है, इसकी डिफेंसिव पावर्स इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। वो ये महसूस कर पाए थे कि लू फेंग की जो बॉडी है वो लॉर्ड वुलन से काफ़ी कम रेजिलिएंट है, टफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर लू फेंग की इंजरीज वर्स हो जाने के बावजूद भी वो सह पा रहा होता है। लू फेंग की इंजरीज थी वो वुलन से बहुत भयंकर तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, बहुत बढ़ चुकी होती है, लेकिन लू फेंग इन सब के बावजूद अपने हमेशा पीक कंडीशंस में ही होता है। लेकिन तभी यहाँ पे फाइट हो रही थी, तो तभी उन सारी ह्यूमन एंसेस्टर्स के बीच में एक वॉइस रिंग होती है और वो कहती कि चलो तुमने तो दिखा दिया, लेकिन अब लॉर्ड्स की टेक्निक को भी सह लो। और तभी वहाँ पे लॉर्ड मोमेंट आगे बढ़ते और अपने मेन क्लोन को इग्नाइट करने लगते, उसको जलाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्म होने लगती है और ह्यूमन एंसेस्टर्स के बीच के अंदर कई सारे म्यूजिकल नोट्स वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। पूरे की पूरे स्ट्रॉन्ग डायमेंशंस उसके अंदर सॉन्ग्स भर जाती है, मेलोडी भर जाती है, और वो सभी ह्यूमन एंसेस्टर्स के माइंड के अंदर इको करना शुरू होती है। अब लॉर्ड मोमेंट की जो पावर्स थी वो वॉइस की थी, वो सिंगिंग की थी। पता नहीं इस बंदे की जो आवाज़ होगी वो कितनी ज़्यादा मधुर होगी या फिर कितनी बेसुरी होगी, जियान वाली आवाज़ होगी, तभी तो ये सबको हर्ट कर पा रहा है। जिसके साथ वो अपने वॉइस को, अपने सिंग को, सॉन्ग को वो गाना शुरू कर देता है। और ये अटैक जो होता है वो दोनों चीज़ को टारगेट करती है, बॉडी को भी और सोल को भी, और ये ग्रुप वाइड अटैक होती हैं। और यहाँ पे इस चीज़ से तो कोई भी एक सिंगल ह्यूमन एंसेस्टर भी नहीं बच सकता, वो बस इसको एंड्योर ही कर सकते हैं। इसमें बताया जाता है कि जिनमें डजन्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर्स थे या फिर कुछ और ह्यूमन एंसेस्टर्स जो कि पिछली बैटल में इंजर्ड हो चुके थे। यहाँ पे लगभग 10 दिन की उन्होंने रेस्ट ली थी और यहाँ पे हेल्प भी ली थी ताकि वो रिकवर कर सके। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद उनमें से 3 ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, और लॉर्ड मोमेंट जब अटैक करते तो इस अटैक की वजह से उनकी इंजरीज और भी ख़त्म हो जाती है, और भी बकवास हो जाती है, और भी बुरा हाल उन सब का हो जाता है। जिसके साथ लॉर्ड जिनकी वॉइस भी उन सब के बीच में गूंजना शुरू करती है, और वो हंसते हुए कहता कि इस समय तो हम लोग ह्यूमन एंसेस्टर्स के अंदर और भी ह्यूमन एंसेस्टर्स को मार सकते हैं। और वो भी अपनी बर्निंग पावर से उन सब पे अटैक्स करना शुरू करता और लगभग 13 ब्लैक स्पीयर्स को कंडेंस करता है, जो कि ह्यूमन एंसेस्टर्स के ऊपर अपीयर होती है, और वहाँ पे उन पे अपने थंडर्स की पावर से या फिर कह सकते हो उसे 13 ब्लैक स्पीयर्स की पावर से अटैक कर देता है, और वो उन पे पूरी तरह से तबाही करने लगता है। चारों तरफ थंडर, गोल्डन थंडर डिसेंड करने लगती है। ये स्ट्रीक पूरे के पूरे ह्यूमन एंसेस्टर्स पे बरसने लगती है, जिसकी वजह से कोई भी बच नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सब इससे बचने लगते हैं, जिसको देखकर वो कहते हैं कि अभी के फिलहाल हमें इन सब को इग्नोर करना चाहिए। जितने भी वहाँ पे ह्यूमन एंसेस्टर्स होते हैं उस चीज़ को देखकर कहते हैं कि उन सबको जाने दो, पहले इन सबको डिस्ट्रॉय करो। इन सब अटैक करते तो करने दो, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ हमारी इंजरीज हो जाएंगी, लेकिन सबसे पहले हमें इन सबको डिस्ट्रॉय करना होगा। इवन दो यहाँ पे लॉर्ड मोमेंट, लॉर्ड जिंग, लॉर्ड मिंग वहाँ तक भी अपने अटैक्स को अनलीज करने लगते हैं, लेकिन 9 सॉवरेन इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो इमॉर्टल थे, उनकी पावर्स कुछ ज़्यादा आई थी, इसलिए यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता। और ऑलरेडी उन्होंने लॉर्ड्स की पावर्स के बारे में जान रखा था, तो इसके लिए काउंटर मेजर्स को रखे होते हैं ताकि वो लाइटनिंग से बच सके, उन स्पीड से बच सके, उन खतरनाक अटैक से बच सके। मतलब उन्होंने पूरी पढ़ाई करके एग्जामिनेशंस को देने के लिए आया था। क्या करे, यूपीएससी भी इन सब के लिए आसान होगा। जिसके साथ वो सबके पावर्स को
रोकते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब फिलहाल में वो आगे बढ़ते हैं तो कोई भी लॉर्ड्स उनको पूरी तरह से हरा ही नहीं सकता, उनको रोकना थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि आपकी एनिमी टेरिफाइंग है, आप स्ट्रांग हो तो आप घुस के मारोगे और सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, उन्हें भी प्रिकॉशंस लेने ही पड़ते हैं, जिसके साथ वहाँ पे वो आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो लॉर्ड्स को रोक सकें। वहाँ पर अपनी काउंटलेस एंचेस्टर्स को भेजने लगते हैं और अभी की फिलहाल वहाँ पे जी मूसी कॉन्ग हिनवन एंचेस्टर ऑफ टाइम एंड स्पेस और साथ में चूसिन हिनवन एंचेस्टर्स, बाकी के जितने भी हिनवन एंचेस्टर इंजर्ड हो चुके थे उन सबको रेस्क्यू करना शुरू करते हैं ताकि एक भी बॉडी अपने लॉर्ड्स को ना मिल सके और एक भी हिनवन एंचेस्टर मारा ना जा सके। अब यहाँ पे इन सारे लॉर्ड्स के पास नहीं, इन सारे हिनवन एंचेस्टर्स के पास अपना चूसी एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है, वरना यहाँ पर लू फेंग्स और बाकी सब मिलकर कितने ही लॉर्ड्स को मौत के कितने ही एंचेस्टर्स को मौत के घाट उतार ही देते हैं। इसके साथ वो सभी उन सबको रोकने लगते हैं। 3 यहाँ पर रुक जाते हैं और बाकी के जो 6 मोस्ट कॉम्पैक्ट कैपिटेबल 9 सॉवरेन्स के अंदर होते हैं वो सभी ऑफेंसिव पावर्स को लेकर अपने लॉर्ड्स पर अटैक करने लगता है। तभी वुलन वहाँ पे जो अपने डिफेंसिव फॉर्मेशंस में खड़ा था, एक हेवन सेकिंग रोर इरप्ट होकर उसका नाम चिल्लाती है वुलन, और दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई और नहीं इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवन एंचेस्टर्स आ चुका था और वो अपने मैसिव से बॉडी से अपने वुलन को लपेट लेता है। इसकी फैंटम थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बड़ी हो जाती है और वो हिनवन एंचेस्टर्स की कंबाइंड साइज से भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। अब यहाँ पे इस बंदे के नाम इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवन एंचेस्टर क्यों रखा गया है, इसका कारण हमें बताया जाता है क्योंकि ये इन्फिनाइट है, इसकी बॉडी बाउंडलेसली ग्रो कर सकती है, मतलब इसकी बॉडी की कोई भी लिमिट नहीं है, ये चाहे तो अपने वर्ल्ड ग्रुप के साइज से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा बड़ी होती है और इसकी पीक की पावर इतनी होती है, मतलब अपने फुल पावर्स पे ये पीक पे आ जाए तो ये इन्फिनाइट वॉइड को मेयरली मर्ज कर सकता है और एक ट्रूली इमोर्टल बन सकता है। मतलब इस बंदे की पावर सच में काफ़ी खतरनाक है, लेकिन ये अपने पावर अपने बॉडी को बड़ा कर लेगा, लेकिन इसकी इस स्टेट में ये सारे ऑफेंसिव पावर्स को लॉस कर देगा, मतलब ये अटैक कर ही नहीं पाएगा, बस पूरे डिफेंस पे ही रहेगा। मतलब अच्छा है ना, अगर तुम मार ना पाओ तो डिफेंसिव फॉर्मेशंस में रहो, वैसे भी तुम इमॉर्टल हो तो तुम्हें कौन ही मार पाएगा और तुम्हें उसने बॉडी को तो कोई कैद भी नहीं कर पाएगा। जिसके साथ वो अपने वुलन पे अटैक कर देते हैं। सबसे पहले तो वो आकर लॉर्ड वुलन को पूरी तरह से घेर लेते हैं और तभी दिखाया जाता है कि वो उसको निगल जाता है, मतलब अपने लॉर्ड वुलन को वो डायरेक्टली आकर निकल जाता है और झटके से ही वो सॉलिडिफाई होकर छोटा भी हो जाता है। मतलब पहले क्या करता है, वो अपनी बॉडी को बड़ा करता है। लॉर्ड वुलन तो आप जानते हो इसकी बॉडी कितनी बड़ी है, लेकिन वो उससे भी बहुत बड़ी करता है, उसको निगल जाता है किसी स्लाइम की तरह और फिर से अपनी बॉडीज को छोटा कर लेता है ताकि उसको कैद किया जा सके। और इसी के साथ दिखाया जाता है कि इनॉर्मस सर्पेंटाइन बॉडी उसको बेली के अंदर भी लॉर्ड वुलन को घेर लेती है। मतलब निगल तो गया लेकिन अंदर भी तो उसको निगल के रखना चाहिए था ना, तो अंदर भी एक सर्पेंटाइन बॉडी आकर उसको घेर लेती है। लेकिन उसी वक्त 2 टेरिफाइंग फोर्सेस सर्पेंट फॉर्म के साथ मर्ज हो जाती हैं, जिनमें से एक निर्वाणा ह्यूमन एंसेस्टर था और जिसकी बॉडी ब्लैक लाइट के साथ अपने वुलन को पकड़ लेती, जकड़ लेती ताकि वो वहां से भाग न जाए, और दूसरा यानहू ह्यूमन एंसेस्टर होता है जो कि एक फ्लेमिंग स्टार की तरह था, जो कि अपने लॉर्ड वुलन के निचले हिस्से को बांध लेती हैं। मतलब यहाँ पे 3 ह्यूमन एंसेस्टर्स आ जाते हैं अपने लॉर्ड वुलन को रोकने के लिए। सबसे पहला वाला तो निकल जाता है, दूसरा वाला मर्ज होकर उसके अपर बॉडीज को जकड़ लेता है और तीसरा वाला जाके उसके लोअर बॉडी को जकड़ लेता है ताकि वो वहां से उसको हिला भी ना सके। अब इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर, यानहू ह्यूमन एंसेस्टर, निर्वाणा ह्यूमन एंसेस्टर, ये तीनों मिलकर अपने लॉर्ड वुलन को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। अब लॉर्ड वुलन के पास पावरफुल फिजिक्स थी, उसकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थी, लेकिन अभी 3 एंसेस्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, 9 सॉवरेन में से 3 आते थे, तो उनके लिए कहा जा सकता है कि अपने लॉर्ड वुलन को रोकना आसान बात थी, उसको रिस्ट्रेन करके रख सकते थे। लॉर्ड वुलन चाहे पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन इतने पावरफुल बंदे आकर तुम्हें एक साथ जकड़ लें तो तुम क्या कर सकते हो। मान लो तुम्हारे जैसा ही पावरफुल बंदा आकर तुम्हें जकड़ ले, वो भी 3 जगह से, तो क्या तुम निकल सकते हो? नहीं ना, यहाँ पे ऐसा ही होता है। यहाँ पे एक और चीज़ बताया जाता है कि प्रीवियसली
बैटल में यानू हिनवा एंसेस्टर्स ने एक बार लॉर्ड वुलन को डिवोर कर लिया था, उसको ब्रेथ ऑफ टाइम तक रोक के रखा था ताकि वो लॉर्ड्स पर अटैक कर सके, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रोक सके थे। लेकिन अब की वजह से 3 लोग मिलकर काम कर रहे थे, तो यहाँ पर अपने लॉर्ड वुलन के लिए कोई चांस नहीं था कि वो निकल सके। अब लॉर्ड वुलन पूरी मेहनत से पूरी अपनी ताकत लगाकर ब्रेक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स और बाकी के दोनों अपने लॉर्ड लेवल कॉम्बैट पावर्स को पोजेस करते थे, चाहे वुलन कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वो अभी इनके कंबाइंड सप्रेशन से नहीं बच सकता था। अभी यहाँ पे उनका प्लान क्या था आप जानकर हैरान हो जाओगे। वो वुलन को किडनैप कर लेते हैं सबके सामने ही। अब देखो ऐसा नहीं है कि फॉर्मेशंस में वो फाइट करे तो वो एकदम से बगल बगल में होंगे। यहाँ पे ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पे अगर अपने युवान यहाँ पे हम तो लूफेंग उनसे 10 बिलियन 10 ट्रिलियन 10 डेकिलियन उससे ज़्यादा दूर पे खड़ा हो सकता है। ये इतनी बड़ी है, मतलब दूर दूर में रहते हैं फॉर्मेशंस को बनाकर। तो अभी कि फिलहाल में अकेले में वो मिल गया तो लॉर्ड वुलन को पकड़ लेते हैं, लेकिन इसी के साथ उनका प्लान होता है लूफेंग को डिस्ट्रॉय करने का, और वो सब अब नेक्स्ट टारगेट लूफेंग को बनाने लगते हैं ताकि लूफेंग को जकड़ लिया जाए। एक बार लूफेंग और लॉर्ड वुलन को जकड़ लिया जाएगा तो बताओ लॉर्ड्स के पास आखिरकार क्या ही डिफेंसिव फॉर्मेशंस बनेगी। अब वो दोनों पकड़े गए तो वो पूरी टेरिफाइंग तरीके से लॉर्ड्स पर अटैक करके उनको मारना शुरू कर देंगे, जिसके साथ यहाँ पे ये चलने लगती हैं। और इस मोमेंट में 2 ह्यूमन एंसेस्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे, वो चूसी ह्यूमन एंसेस्टर्स की बॉडी में रिट्रीट कर चुके होते हैं। वहीं पे इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स वो तीनों मिलकर लॉर्ड वुलन को रिस्ट्रेन कर चुके होते हैं, और अभी के फिलहाल में एग्जैक्टली 100 ह्यूमन एंसेस्टर्स बचे हुए होते हैं। अब यहाँ पे ये सभी 100 ह्यूमन एंसेस्टर्स साइमल्टेनियसली हाईएस्ट पावर्स को यूज करते हुए लूफेंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अभी के फिलहाल उनके जो तब सबसे 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक थे 9 सॉवरीज में से, जिनमें से वही तीनों आते थे, उनकी कलेक्टिव पावर्स के खत्म होने की वजह से उनकी जो पूरी पावर्स में 20 से 30% मतलब 20% जितनी ड्रॉप आ जाती है। मतलब वो पहले 105 जितने थे सबको हटाकर 5 को हटा दिया गया तो लगभग 20% पावर्स उन सबके ड्रॉप हो जाती हैं। लेकिन क्या करें, वो 20% पावर्स कम होने के बावजूद भी वो कमज़ोर थोड़े ही ना होते हैं। सभी मिलकर लूफेंग पे डायरेक्टली अटैक करने लगते हैं। लूफेंग पे अटैक होता है तो लूफेंग की जो स्पाइन होती है कभी कभी झटका लगता है तो एकदम से चिल जैसा महसूस होने लगता है। लूफेंग को भी सेम टू सेम वैसा ही महसूस होने लगता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है लॉर्ड जिंग एंट्री लेते हैं और वो वहाँ पे अपने टाइम एंड स्पेस के लैब्रिन्थ को ही क्रिएट कर देते हैं, मतलब एक अपना ही डोमेन क्रिएट कर देते हैं। इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के अंदर जो ह्यूमन एंसेस्टर्स थे उसमें सिर्फ इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर था जो कि हाईएस्ट मास्टरी ओवर टाइम एंड स्पेस को रखता था। और जबकि यहाँ पर वो जब भी बैटल करते थे लॉर्ड जिंगमेंग जब भी अपने टाइम एंड स्पेस की पावर्स को यूज करता तो इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर से बीच में आकर उसको रोक देता ताकि वो अपने इस स्पेस एंड टाइम्स को करने से रोक मतलब वो यूज कर ही ना पाए। लेकिन इस टाइम क्या हुआ कि इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स उसने वुलन को पकड़ने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, मतलब कि उसने अभी वुलन को जकड़ा हुआ जिसकी वजह से वो अपने स्पेस एंड टाइम को यूज नहीं कर सकता। अगर वो यूज किया तो वुलन के पास मौका मिल जाएगा कि वो उस ट्रैप से बाहर निकल सके। और इसी वजह से अभी जिंगमेंग अपने पावर्स को अपने टाइम एंड स्पेस की पावर्स को बड़े ही अच्छे से यूज कर सकता है और ऐसे ही चलने लगता है। लेकिन यहाँ पे एक और बंदा था जिसका नाम जी मूसी कॉन्ग होता है, जिसने भी टाइम एंड स्पेस के ऊपर मास्टरी कर रखी थी, लेकिन उसकी स्पेशल पावर्स इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन क्लस्टर से काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं और वो जिंगमैंग के मुकाबले तो बहुत ही कमज़ोर होता है अपने टाइम एंड स्पेस की मास्टरी के ऊपर। दिखाया जाता कि वहाँ पर अपने जिंगमैंग ने कई सारे टाइम एंड स्पेस के लैब्रिन्थ को क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ह्यूमन एंसेस्टर जो कि हंड्रेड्स की तादाद में थे उनके कंबाइंड अटैक्स को वो कम करने लगती हैं। लेकिन फिर भी इन टेक्निक्स के होने की वजह से वहाँ पर वो उस टोटल के 100% से 30 से 40% पावर्स को मिटा देते हैं। वो दूसरे टाइमलाइन दूसरी जगह पे भेज देते हैं ताकि लूफेंग पे कम से कम अटैक हो सके। जो पहले 100% थे अब लूफेंग पे सिर्फ 60% ही अटैक्स जारी होती हैं और बाकी के कुछ और थे तो 60% भी लॉर्ड्स के बैटल फॉर्मेशन से क्रैश होने लगती हैं। बाद में आगे चल के युवान की डिफेंसिव फॉर्मेशन से वीक होके बाद में लूफेंग के ऊपर
जाती है। लेकिन यहाँ पर लू फेंग के अभी वो अटैक हो रही थी वो लू फेंग के लिमिट के अंदर होती है। अब यहाँ पे ह्यूमन एंसेस्टर जिंग मंग के इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि जब लू फेंग के पास पावर पहुंच रही थी वो 40% के हिसाब से ही जा रही होती हैं, जो कि लू फेंग के लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि वो उन सबको सह पा रहा होता है। इसी वजह से उन सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स को जिंग मंग पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जबकि इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन क्लस्टर अपने वुलन पे थे तो अपने लॉर्ड जिंग मंग स्पेस टेक्निक को बड़ी आसानी से यूज कर पा रहे होते हैं। बम चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। ह्यूमन एंसेस्टर फिर भी नहीं रुकते, बल्कि वो अटैक्स करना शुरू करते हैं। वो लू फेंग के क्लोज इन करने लगते ताकि वो उसको भी जकड़ सके। और तभी वहां पे दिखाया जाता कि एक और बड़ी सी बॉडी आती है, एक बड़ी सी कोलोसल बॉडी जो कि अपने लॉर्ड वुलान से भी कई गुना बड़ी थी। और उसके बॉडी के ऊपर ब्लैक गोल्ड स्केल्स थे और वो विंग्स के ऊपर रेजर शार्प ब्लेड्स लगे हुए थे। उसके अंदर से मल्टी कलर रेडियंस कलर्स निकल रही थी। उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा थी और उसकी बॉडी बहुत बड़ी थी। और ये कोई और नहीं बल्कि जायंट एम्परर ही होता है। और ये ह्यूमन बीस्ट एंसेस्टर अपने लू फेंग के ऊपर अटैक करता है। अब जैसे ही लू फेंग उसको देखता वो पहचान जाता कि ये जायंट एम्परर है, जिसे डार्क टाइड्स ह्यूमन एंसेस्टर्स कहा जाता है। उसकी बॉडी बहुत बड़ी हो जाती है और वो अभी अपने फुल पावर्स को रिलीज कर रहा था। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये 9 सॉवरीज में से एक है तो इसकी पावर्स तो कम होने वाली नहीं है। और ये भी अपने इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के अंदर ही आता है। और यहाँ पर अपने जिंग मैंग इसके पावर्स को मिटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लू फेंग पर अटैक करने लगते हैं और वहाँ पर वो अपने पावर्स को रिलीज करने लगता है। अभी के फिलहाल ये भी बताया जाता है कि अगर ये एक बार अटैक करता है तो ये आपको कहीं ना कहीं लॉक कर देता है और यहाँ से इसको कोई नहीं भाग सकता जब तक कि लॉर्ड बिंग अपने यहाँ के बिछाए हुए स्पेस टाइम नेटवर्क को यूज करके निकल न जाए। लेकिन यहाँ पे अपना क्या होता है कि लू फेंग लॉक हो चुका था, इसी वजह से वो गॉड बीस्ट वाला होता है जो बंदा वो अपने लू फेंग पे अटैक कर देता है ताकि उसको पकड़ा जा सके। और यहाँ पे ऐसा ही चलने लगता है। और यहाँ पर आते ही वो खुद की डोमेन भी रिलीज करता है। सिर्फ लॉर्ड्स के पास ही डोमेन्स नहीं होती है ना, यहाँ पे ह्यूमन एंसेस्टर्स के पास भी डोमेन थी तो वो भी अपने डोमेन को रिलीज करता है। और जैसे ही वो रिलीज करता है वहाँ पे एक ब्लैक मिस्ट बन जाती है। ये डार्क टाइड्स आना शुरू हो जाती है जो कि सबको घेरते और ये एक डिजास्टर टाइप डोमेन फोर्स होती है। इसके सप्रेशंस ह्यूमन बीस्ट एंसेस्टर से थोड़ी सी वीक होती है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी थी कि वो उन सबको सस्टेन करके रख सके। माफ़ करना बैकग्राउंड साउंड में थोड़ी सी आवाज़ आई क्योंकि पता नहीं क्यों ढोल बालक अभी से बजना शुरू हो चुकी है, जबकि यहाँ पे कोई शादी भी नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा चलने लगता है और सभी चीज़ें चलने लगती है। वो अपने डोमेन को भी रिलीज कर देता है और वहाँ पे एक और चीज़ को वो रिलीज करता है। मतलब कि ये बंदा आ चुका था तो साथ में एक और एंसेस्टर्स आके अपने ड्यूअल रेयर सप्रेशंस को डालना शुरू करता है और वो लू फेंग को सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है और डायरेक्टली वो लू फेंग पे क्रैश कर देता है। मतलब वो हाई स्पीड से आने वाली गाड़ी जैसी वो डायरेक्टली किसी बंदे की तरफ जाने लगते और बिना कुछ सोचे समय उससे क्रैश कर जाती है, ठोक देती है। वैसे ही वो लू फेंग के साथ भी करते हैं और वो लू फेंग के सामने नहीं आकर खड़े हो जाते और तभी वो लू फेंग पर अटैक भी करते हैं। लेकिन लू फेंग कहाँ चुप होने वाला था, उसके हिस्ट्री के बारे में हम और आप अच्छे से जानते हैं। जैसे ही वो बंदा अपने लू फेंग के सामने आता है लू फेंग अपने ब्लेड लाइट को निकाल के उस पर अटैक कर देता है। उसके टाइडल डिजास्टर डोमेन को चीरते हुए उसमें अटैक करके उसको मारना शुरू करने लगता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जारी होती है, यहाँ तक कि वो उसके विंग्स को भी टच करती है और उसके विंग्स पे अटैक करना शुरू करता है। अभी यहाँ पे ऐसे फाइट होने लगती है। फाइट देखो उतनी ज़्यादा नहीं, अभी लू फेंग फाइट किया ही नहीं, यहाँ पे अभी फाइट नहीं दिखा दी, बस डोमेन की में फाइट दिखाने वाली है। लू फेंग उस पर अटैक करता है, जायंट गॉड एम्पर उस पर क्लोज इन करता है, उसको अपने पूरे के पूरे पंख को फैलाकर लू फेंग को निगल जाता है। मतलब कि लू फेंग को पकड़ लेता है ताकि वो निकल ना सके और वो अपने डुअल डोमेन्स को रिलीज करता है जो होता है लाइट एंड ब्लैक मिस्ट वाली, और पूरी की पूरी उसको निगल जाती हैं और ये डोमेन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन पता चलता है कि लू फेंग के ऊपर इस डोमेन का कोई असर होता ही नहीं है, तो लू फेंग के पास थी काउंटलेस वाइटैलिटी, वो उसको बड़ी आराम से भी स्टैंड करती है। लेकिन यहाँ पे सप्रेशंस की वजह से लू फेंग पे फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन उसकी स्पीड थी वो थोड़ी सी स्लो हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ तक कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, जियान गॉड एम्पर अपने विंग से लू फेंग को पकड़ चुका था, उसको जकड़ चुका था ताकि वो उसको हिलने भी ना दिया जा सके। अब ऐसा चलने लगता है, लू फेंग वहाँ पे कैद हो चुका था और यहाँ पे ऐसा क्या कर सकते हैं, वो सब खुश हुए थे कि उन्होंने लू फेंग को किडनैप कर लिया है, क्योंकि ये बंदा सबके
पावर्स को पीक तक रिस्टोर कर सकता है। प्रीवियसली इन्फिनिट सर्पेंट मैनचेस्टर्स देख रहे थे कि कैसे वो लू फेंग की वजह से अपने आप को हारता हुआ महसूस कर रहे थे, और जबकि ऐसा चल रहा था तो ऐसा वो करने वाले थे। अब यहाँ पे लू फेंग को कैप्चर करने के लिए सिर्फ जायंट एम्पायर नहीं, बाकी के 2 और एम्प्रेस भी आए हुए थे ताकि वो लू फेंग को रोक सके। अब लू फेंग को कैप्चर कर लेते हैं और बाकी के जितने जायंट एम्प्रेस थे वो रिट्रीट करना शुरू करते हैं। उनकी जो शेयर साइज थी, डोमेन रेंज थी, वो बाकी के ह्यूमन एंसेस्टर्स को डिस्टर्ब करने लगती हैं और बाकी के सभी अपने लॉर्ड्स पर अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लू फेंग को ट्रैप करना इतना ज़्यादा आसान होता है? चैप्टर के खत्म होने से पहले हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग को तीनों ने मिलकर, मतलब तीनों ने लू फेंग को जो मिलकर ट्रैप कर रखा था। बताया तो नहीं अच्छे से जाता था किसने, लेकिन हमने जाना कि एक तो अपना गॉड एम्पर था और एक तो गॉड बीस्ट था और एक और था जिसने कि अपने डोमेन को लाकर रखा था। तो तीनों मिलकर अपने लू फेंग को ट्रैप कर चुका होता है। अब यहाँ पे लू फेंग गुस्से में कहता है कि तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे ट्रैप करोगे, और यहाँ पे तभी अपने आप लू फेंग अपने फिजिकल बॉडी को एक्सप्लोड करता है। एक ही झटके में उसकी फिजिकल बॉडी गायब हो जाती, मतलब लू फेंग खुद को ही ब्लास्ट कर देता है। मतलब लू फेंग को ट्रैप किया है तो लू फेंग जानता था कि वो इतनी आसानी से तो निकल नहीं सकता, इसलिए लू फेंग खुद की बॉडी को ही एक्सप्लोड करता है। उसकी जितनी भी एनर्जी थी वो 1.8 बिलियन कोर्स के अंदर समा जाती है। ये अपने ऑरिजिन कोर्स अपने फुल कैपेसिटी के अंदर काम करने लगती है और इसके अंदर से स्टॉर्म वाली एनर्जी निकलने लगती है। बम 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 हर जगह धमाके होने लगता है। इस मोमेंट पे वहाँ पे जो भी उसे रोक कर रखी थी वो धमाके से तबाह हो जाती है। यहाँ पे हुआ क्या समझो, वरना कल वाली बैटल में बस यहाँ पे अच्छे से बता ही नहीं गई, लेकिन जितना तक हमें पता है यहाँ पे लू फेंग ने क्या किया। लू फेंग ने अपने फिजिकल फॉर्म को ही तबाह कर दिया। हमने देखा कि कैसे जब लू फेंग अपनी बॉडीज को टेस्ट कर रहा था तो उस वक्त लू फेंग को पता चला कि लू फेंग की जब बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो लू फेंग की कोर्स बची थी जो कि काफ़ी ज़्यादा रेसिलिएंट होते हैं, उसे तबाह नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग होती है और उस वक्त तो सिर्फ 100 थी। लेकिन क्या करें, यहाँ पर लू फेंग ने खुद के बॉडी को तबाह कर दिया था। लू फेंग खुद के बॉडी को फिर से रीजनरेट कर सकता है। लू फेंग अपने ऑरिजिन कोर्स को फिर से बना सकता है और लू फेंग यही करता है, बॉडी को एक्सप्लोड करता है, जिसकी वजह से उसकी सिर्फ ऑरिजिन कोर्स ही बचती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग उसे पकड़ कर रखे थे वो या तो मर गए होंगे या फिर इंजर हो गए होंगे या फिर क्या हुए होंगे, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो धमाके में तबाह हो गए। अब लू फेंग की जो कोर्स बची है तो वो फिर से उसके बॉडी को तो रीजनरेट कर देगी बड़ी आसानी से, और हमें लास्ट में पता चलता है कि लू फेंग की जो फुल कोर्स थी वो सभी अपने फुल कैपेसिटी के साथ वर्क करना शुरू कर देती ताकि उसको फिर से बनाया जा सके। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।